हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए फिर बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। तो ये आपको सी थ्री में जो पढ़ना है, यूनिट 3 से। तो कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 3 में जो है शिक्षण के बारे में जानना है। तो शिक्षण से 3-4 क्वेश्चन एक साथ लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आपको पता है कि मैं बेसिक क्वेश्चन को बताता हूँ, तो उससे जो है आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए उससे रिलेटेड आप उससे लिख सकते हैं। जैसे इस अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण का अर्थ, ठीक है, शिक्षण की अवस्था, शिक्षण के लिए जो है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें जो है एक वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे प्रस्तावना में कहा गया है शिक्षण के बारे में। शिक्षण जो होता है ना, इसका में जो है शिक्षण यानी टीचिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। यह सीखने सिखाने के उद्देश्य से जो है शिक्षक के द्वारा जो है और सीखना और जो सिखाया जाता है उसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। चाहे किसी भी माध्यम से हम कुछ सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं उसको समझिए शिक्षण कहते हैं। वही कह रहा है प्रस्तावना में, सामान्य भाषा में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यहाँ पे वह प्रक्रिया हो, ठीक है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय में शिक्षक कुछ सीखते और सिखाते हैं हम सबों को उसे हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षण कहेंगे। अब आगे कहा गया है कि शिक्षण के बारे में हम जानते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्तियों को जानकारी, ज्ञान या अनुभव प्रदान कराता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। मतलब कह रहा है कि अभी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बाल केंद्रित जो है प्रणाली है शिक्षा की। तो इसमें जो है अधिक जो है कहते हैं अनुभवी, बुद्धिमान, ठीक है, अधिक जो है प्रशिक्षित आदमी जो है कम अनुभवी व्यक्ति को जो जानकारी प्राप्त कराता है, ज्ञान या अनुभव बताता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षण कहेंगे। इस कार्य के लिए शिक्षण विधियों का जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। शिक्षण सूत्रों की सहायक से जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान को, किसी भी छात्र को, स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाने और जो है उसे समझाने का काम करते हैं। अब जॉन एडम्स महोदय कहते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण जो विधि प्रक्रिया थी जिसमें छात्र एवं शिक्षक होते थे। पहले की जो शिक्षण प्रक्रिया थी उसमें सिर्फ क्या होते थे? छात्र एवं शिक्षक, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट होता था छात्र और शिक्षक। लेकिन अभी की जो है वर्तमान समय में जो अभी शिक्षा की जो प्रणाली है, ये प्रणाली 3 ध्रुव पे है, 3 भागों में बटा हुआ है। तो जॉन डेवी कहते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम यह तीनों मिलकर के जो है क्या किया गया है कि शिक्षा प्रणाली को तैयार किया। इसलिए इसको हम त्रिध्रुवीय जो है शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को, ठीक है। अब ये शिक्षक का जो है प्रस्तावना के बाद शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। तो अभी शिक्षण का सामान्य अर्थ हम आपको बता दिए कि शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और परिभाषा के बारे में सामान्य अपने भाषाओं में परिभाषा बता दिए कि जब कोई अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जो कुछ सिखाता बताता है, ठीक है, उसको हम लोग शिक्षण के नाम से जानते हैं। वही कहा गया है शिक्षण अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्षित धातु से हुआ है, शिक्षा धातु से, ठीक है। संस्कृत के जो है भाषा जो है, संस्कृत की जो भाषा है उसमें जो है शीश धातु से हुआ है। यहाँ पे शिक्षित लिखा हुआ है, ठीक है। शीश धातु से जो है शिक्षण शब्द का जो है क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ संस्कृत में। लेकिन अंग्रेजी में टीचिंग शब्द से जो है इसका जो है सामान्य अर्थ जो होता है सीखना सिखाना, जो टीचिंग के रूप में जो है अंग्रेजी में हम इसको जानते हैं। इसमें लिख दिया गया है कि जिसका अर्थ सीखने एवं सिखाने की क्रियाओं से होता है, चाहे वह संस्कृत भाषा के शीश धातु हो या अंग्रेजी के टीचिंग हो, इस दोनों का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षण का भी अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षण का अर्थ जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक को संकुचित अर्थ कहते हैं। तो शिक्षण के संकुचित अर्थ के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि शिक्षण के संकुचित अर्थ का जो तात्पर्य है स्कूली शिक्षा से है, यानी स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाती है अध्यापक के द्वारा निश्चित समय और निश्चित वातावरण में जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको हम लोग संकुचित शिक्षण के नाम से जानते हैं। संकुचित मतलब जो है एक सीमित दायरे में रह करके पढ़ाना, ठीक है। जैसे स्कूल में जो है
टाइमिंग होता है कि हाँ इतने बजे से आना है, इतने बजे स्कूल में छुट्टी होगी, इतने बजे घंटी लगेगी, इतना से इतना समय तक जो है 1 घंटी चलेगी, ठीक है, इस घंटे के बीच में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये सीमित रहता है, संकुचित इसको कहेंगे शिक्षण। जैसे इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल अपने वर्ग में जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ सीमित सब चीज़ रहता है, टाइमिंग सीमित रहता है, पुस्तक सीमित रहता है, ठीक है, घंटी सीमित रहता है, तो इसको हम लोग संकुचित अर्थ के नाम से जानेंगे, जिसमें जो है सीमित टाइम में सीमित वातावरण में जो कुछ हमें शिक्षा जो है प्रदान करा जाएगा उसको हम लोग संकुचित शिक्षण के अर्थ के नाम से जानते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? तो शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो विद्यालय में सीखा जाए और विद्यालय से बाहर सीखा जाए, जिसके लिए कोई जो है टाइमिंग नहीं होता। व्यापक शिक्षण का व्यापक जो अर्थ है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है सीखने और सिखाने के लिए, शिक्षण के लिए, ठीक है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है उपलब्ध होता है। शिक्षा शास्त्री एवं विद्वानों ने अपने तर्क के आधार पर जो है शिक्षण के जो है अलग अलग प्रकार की जो है परिभाषा देने का काम किया है, जो निम्नांकित आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले शिक्षा शास्त्री और विद्वानों में जो है गेज महोदय के अनुसार जो है कहा गया है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाता है। मतलब ये जो शिक्षण है, ये शिक्षण जो है एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति नहीं जानता रहता है वह दूसरे जानने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों के वाले जो व्यक्तियों के साथ अगर से रहेंगे तो जानने वाले व्यक्तियों के अंदर जो व्यवहार होगा वह व्यवहार न जानने वाले व्यक्तियों के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये गेज महोदय के अनुसार कहा गया। आगे है सिम्थ के महोदय के अनुसार, सिम्थ के नहीं, यहाँ पे सिम्थ के अनुसार, ठीक है, सिम्थ महोदय के अनुसार कहा गया कि शिक्षण उद्देश्य एक केंद्रित क्रिया है, यहाँ पे क्रिया होगा, ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्य जो है एक केंद्रित क्रिया है। आगे है हाफ तथा डंकन के अनुसार, हाफ तथा डंकन महोदय के अनुसार कहा गया कि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है, जैसे योजना, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन। मतलब ये 4 चरण मिलकर के जो है शिक्षण की क्रिया पूरा की जाती है। ये कौन कहते हैं? हाफ तथा डंकन महोदय। आगे BF स्किनर महोदय के अनुसार कहा गया शिक्षण पुनर्वलन की जो है आकस्मिकताओं का क्रम है। यानी शिक्षण जो है पुनर्वलन, मतलब जो शिक्षा के ऊपर जोर देता है वही जो है शिक्षा का सही लाभ उठा पाता है शिक्षण का। तो ये BF स्किनर महोदय के अनुसार कहा गया कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। आगे है शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता में लिखा गया है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। किसी भी काम को करने के लिए शिक्षण जो है, जैसे अगर क्लास 10th में पढ़ाना है तो उसका एक उद्देश्य होता है क्लास 10th की जो है सब्जेक्ट को तैयार करके जो है क्लास में जाना, तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें हम बता दें अभी कि जो है अध्यापक, उसके बाद जो है छात्र और पाठ्यपुस्तक। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है खास जगह पे जाके भी सीखते हैं और कहीं भी जाकर के सीख सकते सिखा सकते हैं। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। उसके बाद एक्शन, आमने सामने की प्रक्रिया है। यहाँ पे एक्शन नहीं शिक्षण होगा। शिक्षण जो है आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यवसाय प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। तो ये इतने प्रकार की जो इसकी विशेषताएं और इसकी प्रकृति है कि शिक्षण जो है एक अंतः प्रक्रिया भी है, व्यवसाय की प्रक्रिया, मतलब शिक्षण की वजह से जो है लोग जो है रुपये पैसे भी कमाते हैं। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया, मतलब शिक्षण जो है लोग क्या करते हैं कि आमने सामने रह करके जो है क्या होता है कि शिक्षण की क्रिया पूरी की जाती है। जैसे अभी के दौर में जो वीडियो कॉलिंग होता है, ठीक है, तो लाइव क्लास में भी आमने सामने रह करके ही क्या होता है पढ़ाई की जाती है। तो ये सब सीखने सिखाने के लिए जो है ये सब जो है इसकी प्रकृति और विशेषताएँ। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता एवं इसका जो है प्रकृति है। आगे आप शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? कारण हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण होता है। अगर कोई आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहेगा तो उसे जो है शिक्षण कराने वाले जो है नहीं कहते हैं, शिक्षण जो कराने वाले होते हैं, जो शिक्षण वो सिखाने वाले जो होते हैं, वह सिखाने वाले का निर्माण ही नहीं हुआ, क्योंकि सीखने वाला रहेगा तब तो सिखाने वाला जो है बनेगा, और जब सीखने वाला ही नहीं रहेगा तो सिखाने वाला कोई नहीं बन पाएगा। तो शिक्षा सिखाने वाला को सबसे पहले खुद शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया कि शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है,
वैसे ही शिक्षण के उद्देश्य भी परिवर्तनशील है। मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो होता है उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसी तरीके से शिक्षण का जो उद्देश्य है उसमें भी बदलाव होता रहता है। जैसे शिक्षण के उद्देश्य जो है कौन कौन से हैं, जो नीचे लिखा हुआ है आगे है, शिक्षण में जो है बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना होता है। मतलब शिक्षण जो है उसका उद्देश्य ये होता है कि बालकों के अंदर जो है सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, मतलब उसकी मानसिक शक्ति, ठीक है, उसके तर्क शक्ति, उसकी बुद्धि के अंदर विकास करना। बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने योग्य बनाना। बालकों को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान कराना। ये सब शिक्षण के जो है उद्देश्य होता है। बालक के मानसिक क्षमता का विकास करना, शरीर स्वस्थ एवं रहन सहन का विकास करना, बच्चों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास कराना। शिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए जिससे बालक सीखने के लिए प्रेरित हो। तो ये सब शिक्षण के मूल उद्देश्यों में से है कि शिक्षण का मतलब ही होता है कि बच्चों के जो है जीवन में जो भी चीज़ उपयोगी होने वाली है, उपयोग में आने वाली, उन सब के बारे में उसको बताना। बालक के मानसिक क्षमता का विकास कैसे किया जाता है उसके ऊपर जो है शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में जो है किस तरीके से बच्चों को रहना चाहिए अपने वातावरण में, उसकी जानकारी शिक्षण के द्वारा दी जाती है। तो ये सब शिक्षण के मूल उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के दौरान क्या करें क्या ना करें, तो देख रहे होंगे शिक्षण से पूर्व जो है, शिक्षण अगर से करना है, सिखाना है किसी को, तो उससे पूर्व जो है क्या करना चाहिए, योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करें। यानी शिक्षण जब करना है, हमको किसी को कुछ सिखाने जाना है, वर्ग में पढ़ाने जाना है, तो उसकी तैयारी पहले कर लें। और जब वर्ग में जाए तो सभी बच्चों को जो है अपने शिक्षण के अंदर जो है, सिखाने के अंदर जो है, सभी को इस तरीके से अपने तरफ मुतवज्जा करा लें, अपने तरफ जो है उसको जो है मतलब मोड़ लें, ताकि सभी बच्चे जो हैं आपकी बातों को सुने बगौर। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। बच्चों को अपने अनुभवों कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका दिया जाए। मतलब बच्चों के पास किसी प्रकार की जो कठिनाई है तो उससे जो है उससे बताने का जो है उसको मौका दिया जाए। बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना पूरी कक्षा के सामने जो है किया जाए, ताकि उसे प्रोत्साहित जो है वह जो है प्रोत्साहन जो है को जो है सम्मान की नज़र से देखे। तो बच्चा जब अच्छा कार्य करे तो उसको जो है पूरी कक्षा के सामने क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण कराते समय दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर जो है उसको जो है क्या करना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए। जैसे अगर से हम लोग कोई काम करें, जैसे यहाँ पे शंकु अगर से पढ़ाते हैं या बेलन पढ़ाते हैं, ठीक है, या शंकु पढ़ाते हैं तो जोकर की टोपी, आइसक्रीम, ठीक है, तंबू, सब के बारे में एग्जांपल देकर के पढ़ाते हैं। अगर से हम लोग जो है बेलन पढ़ाते हैं तो सिलेंडर, ठीक है, डब्बा का जो है उदाहरण देकर के बताते हैं। तो इस तरीके से जो है दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से उसको उदाहरण देकर के समझाना चाहिए। बच्चों को बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा अपने आप को जो है कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो। इस तरीके से बच्चों को कहना चाहिए। अब शिक्षण करने के समय तो ये सब कार्य करना है, लेकिन जब शिक्षण करने के समय हम वो क्या नहीं करें जिसकी वजह से जो है बच्चों को तकलीफ़ पहुंच सके, हमारा शिक्षण की क्रिया जो है सकुशल रह सके, तो बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य न करें। मतलब बिना शिक्षण की क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, अगर से उसको अगर से हम नहीं जान रहे हैं तो हम उसको जो है पहले तैयारी करें फिर जाएं। बिना तैयारी किए हमको पढ़ाने नहीं जाना चाहिए क्लास में। शिक्षण में कभी क्रोध न करें। पढ़ाने के समय जो है कक्षा में जो है कभी भी कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। कक्षा में कभी क्रोध न करें। किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक बना जो है न बना दे, ठीक है, यहाँ पे बना दे लिखा हुआ गलत है। मतलब किसी बच्चे को जो है पूरे कक्षा के सामने मजाक न बनाए, ठीक है, यहाँ पे न बना दें। बच्चे द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें डांटा ना जाए। बच्चा जब क्वेश्चन पूछे तो उसको डांटे नहीं, बल्कि उसको उसके क्वेश्चन का आंसर दे। आपका कोई भी ऐसा कार्य एवं व्यवहार ऐसा ना हो कि शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध हो जाए। मतलब कुछ ऐसा काम आप ना करें क्लास में कि जो है बच्चे जो है आपका वैल्यू देना बंद कर दें। जैसे कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो क्लास में जा कर के जो है शिखर गुटका ले, जो है मैडम होती है कुछ ऐसी मैम वगैरह जो जाती है क्लास में और बीनना उनना शुरू कर देती है, टोपी स्वेटर। तो ये सब जो है इसकी वजह से बच्चे जो है उनकी इज्जत को जो है उसके सम्मान उसकी गरिमा को जो है नीची नज़र से देखते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। मतलब बच्चा अगर गरीब है, अमीर है, गोला है, काला है, तो सबको समान जो है कहते हैं और मतलब ताकि नज़र से देखें, समानता की दृष्टि से जो उसको देख करके उसको जो है उसकी परेशानियों को हल करना चाहिए। तो ये सब काम करना चाहिए, या कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब शिक्षण की अवस्था। शिक्षण की 3 अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहला शिक्षण की पूर्व की अवस्था। मतलब पढ़ाने जाने से पहले की जो अवस्थाएं होती है उसको शिक्षण की पूर्व की अवस्था
किस तरीके से तैयार होकर के क्लास में जाना है। शिक्षण की अंतः क्रियावस्था, ठीक है, यहाँ पे क्रियावस्था लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रियावस्था होगा। तो शिक्षण की जो अंतः क्रियावस्था है, इस अंतः क्रियावस्था में जो है शिक्षक क्या करते हैं कि क्लास में जब जाते हैं और उस समय जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक की अंतः क्रियावस्था कहलाता है। तो इसमें आपको टाइपिंग में कहीं कहीं त्रुटि दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे जो है मैं बताता हूँ उस तरीके से आप नोट करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्रियावस्था यहाँ पे हो गया। शिक्षा की उत्तर क्रियावस्था, ठीक है, तो शिक्षा के जो है उत्तर क्रियावस्था जो क्या होगा कि शिक्षण के लिए जो है मतलब पढ़ाने के समय जो है के बाद जो है हम क्या करें, उसकी जो अवस्थाएँ होती है उसको शिक्षा की उत्तर क्रियावस्था कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे सब जगह शिक्षा 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 लिखा हुआ, ठीक है, शिक्षा की जगह पे आप शिक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण। अब आगे है शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था क्या है। तो कहा गया कि शिक्षण की प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया या अवस्था में जो है इस प्रक्रिया में जो है या इस अवस्था में, यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया या अवस्था में, शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया अवस्था में, तो यहाँ पे पूर्व छूटा हुआ है, ठीक है। इसमें कहेंगे कि शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया अवस्था में शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाते हैं। मतलब शिक्षण की जो पूर्व प्रक्रिया अवस्था है इसमें जो है शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को ज्ञान देने के लिए जो है उसको सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए पहले से जो है अपने उसको क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी करते हैं और पढ़ाने के लिए खुद को तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं की जाती है, ठीक है, जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करते हैं। पहले शिक्षक जो है कक्षा में जाएंगे तो उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं, जैसे तैयार हो जाना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक को क्या पढ़ाना है उसके ऊपर जो है तैयारी कर लेना। तो ये सब काम जो है शिक्षक की पूर्व क्रिया अवस्था में आती है। शिक्षक की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया अवस्था को शिक्षक नियोजन अवस्था भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टीचिंग प्लानिंग फेज़ के नाम से जाना जाता है। शिक्षक की पूर्व की जो अवस्था होता है उस अवस्था में जो है 3-4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिस क्रिया को निम्नलिखित जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण एवं निर्धारण। मतलब शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य का जो निर्माण करना एवं उसका निर्धारण करना, यह शिक्षक की पूर्व क्रिया की जो है अवस्था है। मतलब शिक्षण के पूर्व की अवस्था में सबसे पहला जो कार्य है वह कौन सा है, शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण करना एवं निर्धारण, ठीक है। तो इस प्रकार से तो शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण करना एवं निर्धारण करना में शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने अध्यापन के उद्देश्य को निर्धारित करता है। शिक्षक अपना शिक्षण उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान, व्यवहार, अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यता आदि के आधार पर बनाता है। मतलब शिक्षण के उद्देश्य के निर्माण में यानी शिक्षक जो है कक्षा में जाने से पहले क्या करते हैं कि उसको क्या पढ़ाना है, वह क्या पढ़ाना है उसको तैयार करते हैं। किस आधार पे कि बच्चे जो है बुद्धि जो है क्या अनुसार, उस बच्चों के व्यवहार के अनुसार, ठीक है, मानसिक योग्यता कितना है उसके आधार पे जो है बच्चों को क्या पढ़ाना है उससे क्या करते हैं शिक्षक महोदय पहले तैयार कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का चुनाव, मतलब शिक्षण की जो है पूर्व क्रिया अवस्था में पाठ्य पुस्तक को भी चुनना पड़ता है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ानी है। जब शिक्षक शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित कर लेता है तो वह निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार जो है पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक का चयन करता है। मतलब शिक्षक महोदय शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित जब कर लेता है कि हमको क्या करना है, ठीक है, तब उसके बाद जो है शिक्षक महोदय क्या करते हैं कि पाठ्य के जो है या पाठ्य सामग्री के अंदर जो पढ़ाना है उसको चयन करते हैं, उसको चुनते हैं। शिक्षक के जो है पाठ्य पुस्तक के चयन के समय वह भाषा के साथ साथ छात्रों के स्तर आदि का जो है ध्यान में मतलब आदि को जो है ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कह रहा है कि शिक्षक महोदय को क्या करना चाहिए कि शिक्षक महोदय को जब मतलब पाठ्य पुस्तक को चयन करें तो उस समय ये ध्यान में रखें कि छात्र के जो है स्तर किस तरीके से है, छात्र किस प्रकार से जो समझेंगे उसे किस प्रकार के भाषा में हम समझाएंगे। क्योंकि अगर से छात्र हिंदी भाषा में जानता है उसको अगर से अंग्रेजी भाषा में समझाएंगे तो वह क्या होगा, नहीं समझ पाएगा। छात्र अभी अगर से छोटे प्रकार के जो है कहते हैं मतलब साइंस में मान लीजिए कि अगर से छात्र जो है पोषण नहीं समझता है, अगर से हम उसको प्रपोषण स्वपोषण समझाएंगे तो वह कैसे समझेगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए। आगे शिक्षण युक्तियों का चुनाव करना। शिक्षकों को जो है क्या करना है कि कक्षा में जाने से पहले इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक के किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए जो है शिक्षक के समय जो है शिक्षण के समय कौन कौन सी शिक्षण विधियों पर जो है विधियों का उपयोग करना है। मतलब कहना यह है कि शिक्षक जो है
शिक्षक महोदय को ये करना चाहिए कि शिक्षण किससे पहले कि जब हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ाएंगे तो उसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए शिक्षण के समय, पढ़ाने के समय उस शिक्षण विधि कहते हैं, उस बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से शिक्षण विधियों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसको भी क्या करना चाहिए, चुन लेना चाहिए कि हमको जैसे किस मेथड से, जैसे अगर से मैथ पढ़ा रहा है तो एक क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जाता है, तो इस प्रकार से जो है उसको चूज कर लेना चाहिए कि किस बिंदु को हम किस प्रकार समझाएंगे ताकि बच्चे जो है अच्छे प्रकार से उसे समझने की कोशिश करें। तो ये पाठ से जो है क्या होगा, मतलब शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया जो है की अवस्था है। ठीक है, आगे है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से मुझे बता दिए कि जब क्या थे, शिक्षक तैयार होकर क्लास में जाते हैं उस समय जो कुछ होता है वह शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। अब शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था में आप देख रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में सबसे पहले हमको क्या करना है उसके बारे में जानना है कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था जो है वे सभी व्यवहारिक क्रियाएं सम्मिलित होती है इस अवस्था में, जिसका उपयोग शिक्षण कक्ष में करना होता है। मतलब शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में वे सभी व्यवहारिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, शामिल होती है, जिसका उपयोग शिक्षण कक्ष में करना होता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान कराने समय जो है किए जाते हैं। मतलब ये कहा गया कि शिक्षण की अंतरक्रिया अवस्था में मतलब वो सभी काम कर लेना चाहिए, वो सभी काम शामिल होता है जो पढ़ाने के समय कक्ष में हमको करना है, और यह सभी कार्य जो है किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान कराने के समय की जाती है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने रहते हैं और शिक्षक पाठ के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर भी देते रहते हैं। इस शिक्षक के जो है शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था के अंदर शिक्षण का अंतःक्रिया अवस्था जो है इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख क्रिया निम्नलिखित है। देखिए शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था यहाँ पे होगा। ठीक है, जहाँ जिसको जो लिखा हुआ है अंतः की अवस्था, यहाँ अंतःक्रिया अवस्था हो, तो ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, आप इसे जो है नहीं देखेंगे ज़्यादातर क्योंकि टाइपिंग में मिसप्रिंट होता है और आपको जल्दी से वीडियो उपलब्ध कराना होता है, इसलिए इसको मैं चेक बार बार नहीं कर पाता हूँ। तो मैं जो बताता हूँ उसे आप नोट करेंगे, इसके लिए मैं जो है क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से कि जो है टाइपिंग मिसप्रिंट रहता है जल्दीबाजी की वजह से। तो आप लोग जो है मेरे कथनों पे जो है ध्यान देंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, और जो जो गलतियाँ उसकी त्रुटि को जो है मैं सही कर देता हूँ उसको आप नोट कर लेंगे। तो अंतःक्रिया अवस्था के बीच जो है कौन कौन सी क्रियाएँ की जाती है जो नीचे लिखा हुआ है, जिसमें पहला है कक्षा के आकार की अनुभूति। कक्षा के आकार की अनुभूति का मतलब होता है कि कक्षा के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं उस सबको देख लेना। कक्षा के जो है शिक्षक क्या करते हैं, जब कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वही कह रहा है कि शिक्षक जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है तो वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसरी निगाह से जो है नज़र डालता है, जिससे उसे पता चलता है कि कक्षा में अच्छे कमज़ोर छात्र कहाँ कहाँ बैठे हैं। वो इस प्रकार वह कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेते हैं। मतलब कक्षा के अंदर जब प्रवेश करते हैं शिक्षक महोदय तो वह अंतःक्रिया अवस्था के अंदर आता है, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंदर आता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है शिक्षक महोदय को कि अपने कक्षा के अंदर देखना पड़ता है कि कौन कौन से स्टूडेंट, कमज़ोर छात्र और जो बुद्धिमान छात्र है वो कहाँ कहाँ बैठा है। ठीक है, अगर कमज़ोर छात्र पीछे बैठा है और बुद्धिमान आगे, तो ये शिक्षक की कोशिश होती है कि उस कमज़ोर छात्र को भी आगे बैठाया जाए। तो ये सब देखते हैं एक सरसरी निगाह में अपने निगाहों को दौड़ा करके। तो ये कक्षा के आकार की अनुभूति के अंतर्गत आता है। उसके बाद छात्र की समस्या अधिगमकर्ता का निदान, मतलब छात्रों के बीच जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको जो है सॉल्व करना, उसका निदान करना। फिर उसके बाद क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो शिक्षण जो है, शिक्षण में जो है इसका संबंध उस क्रिया, मतलब यहाँ पे में इनका लिखा हुआ है, यहाँ पे शिक्षण में इनका। ठीक है, यानी क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षण में इसका या इनका संबंध उस क्रिया एवं प्रतिक्रिया से होता है, यहाँ पे आंखों नहीं होगा। ठीक है, से होता है जो कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच चलती है, मध्य चलती है। मतलब क्रिया तथा प्रतिक्रिया में शिक्षक का जो है इस तरीके से संबंध है जो क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच होती रहती है। अर्थात जब शिक्षक को कुछ क्रियाएं, शिक्षक जो है को कुछ क्रियाएं करता है, यानी शिक्षक कुछ काम करते हैं, यहाँ पे शिक्षक को कुछ क्रियाएं करता है, ये गलत है, शिक्षक कुछ क्रिया करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो शिक्षक अगर से कुछ काम करते हैं तो उसको छात्र क्या करता है, उसको देख करके उसके ऊपर जो है टिप्पणी करता है, बताता है,
बोलता है, तथा जब विद्यार्थी कुछ क्रिया करते हैं तब शिक्षक उसके प्रति जो है क्या होता है कि प्रतिक्रिया करते हैं कि हाँ तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो इस प्रकार शिक्षण की अंतः प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो शिक्षण की अंतः क्रियावस्था के अंदर जो है छात्र जो है शिक्षक से और शिक्षक छात्र से जो है उसकी क्रियाओं के ऊपर जो है प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसकी जो है क्रियाओं के ऊपर जो है अच्छा है या गलत वो बताते रहते हैं। आगे है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। तो शिक्षक कक्षा में छात्र को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैप का हो गया, ठीक है, भूगोल पढ़ाना है तो जियोमेट्री बॉक्स का हो गया, अगर से मैथमेटिक्स को पढ़ाना है जियोमेट्री, तो या अगर से मतलब बायोलॉजी पढ़ाना है तो उसमें जो हो जाता है क्या कि ये मतलब लाइब्रेरी अगर जो है तो लाइब्रेरी के साथ साथ लैब भी होना चाहिए ताकि उसको करके जो है प्रयोग करके दिखाया जाए। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार की युक्ति का उपयोग करते हैं ताकि जो है बच्चे अच्छे प्रकार से उसको समझ सके। आगे है शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था। शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था, इस अवस्था को जब हम शिक्षक तैयार होकर के क्लास के अंदर जाते हैं पढ़ाते हैं उसके बाद की जो अवस्थाएं होती है उसको शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था कहते हैं। वही कहा गया कि जब शिक्षक अपना कार्य समाप्त कर लेता है तब वह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ, छात्रों में कौन सा व्यवहार में परिवर्तन आया। मुख्यतः इस अवस्था का संबंध शिक्षा के मूल्यांकन से संबंधित होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, मतलब कहा गया है कि शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में जब शिक्षक जो है क्लास में कक्षा में जाकर के पढ़ा देते हैं तो उसके बाद शिक्षण के समय जो पढ़ाया गया शिक्षक के द्वारा उसके बीच में बच्चों को क्या क्या सीख मिली, बच्चे के अंदर क्या उस सीखने से पढ़ाने शिक्षण से बदलाव आया, तो इसको जांचना, इसका मूल्यांकन करना इस शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। जैसे एग्जाम लेते हैं ना पढ़ा देने के बाद टेस्ट, तो वही समझिए यह शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंदर टेस्ट ही आता है। शिक्षण क्रिया अवस्था के बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो उसमें सबसे पहली क्रिया शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, यानी शिक्षण खत्म होने के बाद शिक्षक जो है शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन के जो वास्तविक रूप होते हैं उसको परिभाषित कराता है, ठीक है, जिसे मानदंड व्यवहार कहते हैं। इसके लिए जो है वह छात्रों में आए वास्तविक परिवर्तन की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से कराता है। यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण सफल रहा और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, और यदि इसके विपरीत परिणाम आते हैं तो वह शिक्षण की असफलता को बताता है। यानी इस शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में वास्तविक रूप की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जब पढ़ाया गया शिक्षक के द्वारा जो भी बातें हैं सिखाया गई उन बातों का असर सभी बच्चों पर अगर से सही पड़ रहा है और उसकी जो है मतलब शिक्षक के पढ़ाने से जो बच्चों के अंदर जो बदलावें आती है उसके व्यवहार में, तो अगरचे वो बदलाव आ जाता है तो समझिए कि शिक्षा का सही प्रभाव पड़ा, अगरचे नहीं आता है तो शिक्षा का जो है जो मूल उद्देश्य था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो इससे जो है बताने का काम करता है। आगे है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन। विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन से तुलना करने के लिए शिक्षक ऐसी परीक्षण विधियों का जो है चयन करता है जो विश्वसनीय तथा वैध है तथा जो विद्यार्थियों के लिए जो है वो जो है सही प्रकार से जो वो समझ सकें, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन कर सके इसके लिए जो है निष्पत्ति परीक्षा की जो है अपेक्षा मानदंड परीक्षा की अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब कहा गया कि मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों में जो है सबसे पहले ये करना चाहिए कि बच्चे के बीच में इस तरीके से उसका एग्ज़ाम लिया जाए, उसका टेस्ट लिया जाए ताकि सभी बच्चे उसके लिए राज़ी हो और सभी को उस टेस्ट के ऊपर विश्वास हो, ठीक है, और उसके बाद सभी को जो है उसका जो है मानदंड भी दिया जाए। अगर कोई अच्छा करता है उसको प्रोत्साहित किया जाए, जो अच्छा नहीं किया उसको भी प्रोत्साहित करे तथा साथ साथ उसको जो है दंडित भी किया जाए। तो इस तरीके से जो है मूल्यांकन करना चाहिए। आगे है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके परिणाम से जो है उसके नीति उसके नियम में बदलाव करना चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियों तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों योजनाओं तथा प्रविधियों आदि में सुधार करने और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता है। मतलब जब बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है तो उसके अंदर जो परिणाम आता है
उसको देख कर के शिक्षक जो है उसके अंदर जो कमी होती है उसे सुधारने का काम करते हैं, उसको कोशिश करने का काम करते हैं और उससे सोचते हैं कि इस तरीके से बना जाए ताकि बच्चे के अंदर जो कमी रह गई वह सभी कमी जो है क्या हो जाए, पूर्ण रूप से पूरी हो जाए। तो इस तरीके से अपने आप को जो है शिक्षक कोशिश करते हैं, पूरा काम करने की तैयारी करते हैं। तो आपको जो है अभी तक बच्चे मेरे वीडियो के साथ बने होंगे तो आपको सारा का सारा शिक्षण की परिभाषा और उसकी प्रकृति, उसकी अवस्थाएं, ठीक है, इसकी विशेषताएं, शिक्षण के समय क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।